अब इधर देखो, देखो वर्क एनर्जी और पावर, ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, और ये मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ चीजें हम ऐसी पढ़ेंगे जिनका यूज आगे तक होता है। जैसे एक थ्योरम पढ़ोगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी पढ़ने के बाद क्या आएगी, एक वर्क एनर्जी थ्योरम, उसका यूज ये समझ लो जगह जगह है, और फिजिक्स की कई ब्रांच में उसका यूज है उस थ्योरम का, एक में नहीं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में भी उसका यूज है, ब्रांच बदल गई लेकिन थ्योरम वहां भी लगेगी, सही है। तो वो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए चैप्टर भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एनर्जी, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, इसी चैप्टर का है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, कैसे होता है, वो सब आगे बताऊंगा। तो ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें टॉपिक ही बहुत अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। तो पहले बारी बारी से बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। पहली हमारी हेडिंग क्या है, वर्क है। अब आप बताइए, जो वर्क है, वर्क, इसका क्या मतलब समझते हैं आप? डेली लाइफ में वर्क बोलते हैं हम, कि भाई वो कहाँ गया, काम पे गया। काम मतलब कैसे काम हो सकता है बताओ, डेली लाइफ का काम तो कुछ भी हो सकता है ना। भाई हथौड़ा पीटना भी क्या है, एक काम है। लोहे पे हथौड़ा पीट रहा है, काम है। ठेला खींच रहा है, वो भी काम है। मेट्रो चला रहा है, वो भी काम है। कंप्यूटर पे काम कर रहा है, वो भी क्या है, काम है। तो डेली लाइफ का काम यानी वर्क, और ये वाला वर्क क्या सेम है, अलग अलग है? बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। फिजिक्स में जो वर्क है और हम जो डेली लाइफ में वर्क बोलते हैं, मेंटली और फिजिकली वर्क, हमारा मेंटली वर्क तो फिजिक्स में माना ही नहीं जाता है। पहला कौन सा वर्क माना जाएगा फिजिक्स के अंदर, ये जो वर्क मैंने लिखा है ये फिजिकल वर्क है। और फिजिकल वर्क भी सारे फिजिकल वर्क वर्क नहीं है। जैसे कोई अगर लोहा पीट रहा है बैठा बैठा, तो वो थकेगा, भाई काम तो उसने किया, सुबह से शाम तक उसने लोहे को पीटा, काम तो किया। लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग उसका वर्क निकालोगे तो जीरो है, कि उसने कोई काम नहीं किया। इसका मतलब फिजिक्स वर्क की डेफिनेशन अलग बताती, ठीक है। एनर्जी का लॉस होना वर्क नहीं है फिजिक्स के अकॉर्डिंग। फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क क्या है वो ध्यान से समझना। जैसे अगर मैं इस दीवार पे हाथ मारता रहूं बहुत देर तक, तो कुछ नहीं होगा, दीवार तो ऐसी रहेगी। मैं तो थक जाऊंगा ना हाथ मारते मारते, लेकिन दीवार को कुछ नहीं हुआ, तो मैं तो थका, मैंने तो वर्क किया। लेकिन अगर फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखूंगा तो ये वाला वर्क भी कितना है मेरा, जीरो है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, देखो, उस पर स्टेशन पर जो कुली होते हैं, वो कुली काम करते हैं नहीं, कैसे काम करते हैं, सामान को सर पे उठा के और फिर आगे जाते हैं, लेके जाते हैं जहां भी जाना है आप, काम तो करते हैं। फिजिक्स के अकॉर्डिंग उनका वर्क भी क्या है, जीरो है। इसका मतलब ये वाला वर्क कुछ अलग ही है, ठीक है। सारे वर्क ये वर्क नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सा वर्क है, फिर कौन सा, किस वर्क की बात हो रही है फिजिक्स के अंदर, वो समझ लो आप, ठीक है। तो देखो समझो, ये बोलते हैं कि वर्क जब होगा जब फोर्स लगेगी। फिजिक्स क्या कहती है कि जब वर्क कब होगा, जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई जाएगी, और जो फोर्स लगाएगा उसके द्वारा वर्क होगा। अब फोर्स तो कुली भी लगा रहा है भाई, फोर्स तो लगा ही रहा है ना, उसको लेके जा रहा है, तो वो लोहार भी वो हथौड़ा मारता है, वो भी फोर्स लगा रहा है। तो ये कह रहे हैं फोर्स ऐसे लगनी चाहिए कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को मूव भी होना है। बात समझ में आ रही है? जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, आपने उस पर फोर्स लगाई और वो मूव ही नहीं हुआ, तो वर्क काउंट नहीं होगा। फोर्स लगाने पर ऑब्जेक्ट का मूव होना भी जरूरी है, दैट इज फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी जरूरी है। मूव होने को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है? तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों है तब वहां पर कुछ वर्क होगा, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। हम फिजिक्स वाला वर्क पढ़ रहे हैं, डेली लाइफ वाला वर्क नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना बात, ठीक है। तो वर्क वो अलग है और ये वाला वर्क अलग है। अब अगर आपने फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तब भी वर्क क्या हुआ, जीरो। और मैंने क्या बोला दूसरी कंडीशन, कि फोर्स जिधर लग रही है डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही होना चाहिए, तब वर्क काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि फोर्स कहीं लग रही है और ऑब्जेक्ट कहीं मूव कर रहा है, तब भी आपका वर्क काउंट नहीं होगा। बात समझ में आ गई? यानी फोर्स की दिशा में हुआ विस्थापन, ये देखो इधर मैंने फोर्स लगाया था इस मास पर, ये फोर्स लगाया मैंने एफ फोर्स बाहर से, तो ये मास यहां से जाके कहां चला गया, यहां चला गया। तो ये इसके अंदर क्या आया बताइए, ये इसके अंदर क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को एस से शो कर देते हैं, चलो। तो कितना फोर्स लगाया मैंने,
एफ, कितना डिस्प्लेसमेंट आया और उधर ही आया जिधर फोर्स लगाया है। अब यहां वर्क हुआ है, अब यहां क्या हुआ है, वर्क हुआ। अगर फोर्स नहीं लगा, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हो गया, तब भी वर्क जीरो। अगर फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तब भी वर्क। अगर फोर्स लगा लेकिन दूसरी डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हुआ दूसरी डायरेक्शन में, तब भी वर्क काउंट नहीं करना। उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए जिस डायरेक्शन में आप क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तब आप वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए वर्क का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। तब आप वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितना फोर्स लगाया उसको लिखिए, फोर्स इनटू में क्या कर दीजिए, जितना आपका क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट। बस इस फॉर्मूले से क्या निकल जाएगा बताइए, वर्क निकल जाएगा। अब वर्क का सिंबल डब्लू, फोर्स का सिंबल एफ, इंटू डिस्प्लेसमेंट का डब्लू बराबर एफ इंटू एस। ये वर्क है, ये वर्क है, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है कुली वाले एग्जाम्पल में वर्क क्यों नहीं हो रहा, लड़की, कुली वाले एग्जाम्पल में वर्क क्यों नहीं हो रहा बताओ। क्या वहां फोर्स नहीं लग रही, क्या वहां डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो वर्क क्यों नहीं हो रहा। हाँ, जो उसने सामान उठाकर सर पे रखा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रही है, नीचे, और वो सामान लेकर कहां गया, आगे, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे और फोर्स लग रही है नीचे, अलग अलग डायरेक्शन हो गई। तो इसलिए हमने कहा कि कुली का वर्क जीरो वर्क है फिजिक्स के अगर कैटेगरी से देखा जाए। बात समझ में आ रही है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क होगा, अदरवाइज नहीं होगा। डेफिनेशन लिखो। भौतिक विज्ञान में कार्य का होना तभी माना जाता है, भौतिक विज्ञान में कार्य का होना, तब तक इंग्लिश वाले इसको नोट करें। भौतिक विज्ञान में कार्य का होना तभी माना जाता है जब कोई बल जब कोई बल किसी वस्तु को बल की ही दिशा में विस्थापित कर दे। जब कोई बल किसी वस्तु को बल की ही दिशा में विस्थापित कर दे, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बल की ही दिशा में विस्थापित कर दे, नई लाइन से लिखो, नई लाइन से, किसी किसी आरोपित बल द्वारा, नई लाइन से लिखो, किसी लगाए गए बल द्वारा, किसी लगाए गए बल द्वारा किसी लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य बल के परिमाण, परिमाण मींस वैल्यू, बल के परिमाण तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। बल के परिमाण तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, ये लिखा हुआ है देखो, बल का परिमाण तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। इंग्लिश में लिखिए, लिखिए द वर्क डन, हाँ बराबर होता है, द वर्क डन बाय, द वर्क डन बाय ए फोर्स, the work done by a force is equal to the work done by a force is equal to the magnitude, ऐसे लिखो, is equal to the product of, product means multiply, is equal to the product of magnitude of force, product of magnitude of force and displacement, and displacement
इन द सेम डायरेक्शन and displacement in the same direction that of force, in the same direction that of force. डिस्प्लेसमेंट किधर होना चाहिए? जिधर फोर्स लग रही है, that of force. ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लिया आपने? ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला देखो, समझ लो। हाँ, इधर देखो भाई, फोर्स आपने लगाई, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क होगा। बात समझ में आ गई है? अब अगर क्या हो कि अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में नहीं लग रही है, तो मैंने क्या बताया कि फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगनी चाहिए? जिधर डिस्प्लेसमेंट है। मान लेते हैं थीटा एंगल पे फोर्स लग रही है, तो क्या वर्क नहीं होगा? चेक करके देखते हैं। देखो, ये कर लिया ना आपने नोट? ये कर लिया? तो इधर देखो जरा आप, ये मैंने सरफेस बनाया, ध्यान से सुनना। अगर ये वर्क, सुन लो, अगर ये वर्क समझ में नहीं आया ना, तो ये वर्क ही किस में कन्वर्ट होगा? एनर्जी में। और एनर्जी से ही क्या बनेगी? तो ये बेसिक है। अगर जड़ ही खराब है तो पेड़ तो सूख ही जाएगा। तो यहां है पेड़ की टहनियां और ये है जड़, तो वहां तक पहुंचना है तो इसको ध्यान से समझते जाओ। तो मैंने बोला वर्क होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए जिधर डिस्प्लेसमेंट। अब मैं क्या कह रहा हूं, मान लो ये मास है, कैसे इंक डाली लड़की तुमने ये, मान लेते हैं ये मास है, एम मास, यही वाला। लेकिन इस पे अब मैं फोर्स ऐसे सीधे ना लगाकर एक एंगल पे लगा रहा हूं, ये लग रहा है फोर्स, लो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है? थीटा, ये थीटा एंगल पे फोर्स लगा रहा हूं, तो ये खिसक के यहां से कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। लो, डिस्प्लेसमेंट तो हो गया भाई। तिरछा फोर्स लगाओगे तभी तो मास आगे जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? एस। अब आप बता सकते हैं कितना वर्क हुआ है यहाँ पे, या हुआ भी है नहीं हुआ है? यहाँ पे वर्क हुआ या नहीं हुआ, पहले तो ये बताइए। पहले तो ये बताइए कि वर्क हुआ है या नहीं हुआ है, तभी तो बताओगे। अगर हुआ होगा तो कितना हुआ है, नहीं हुआ तो बात ही खत्म। मैंने कहा पीछे की नॉलेज भी लगेगी, ऐसा मत समझो कि जब पीछे का पढ़ लिया वो पीछे का छूट गया, नया चैप्टर है। जब तक क्लासिकल मैकेनिक्स है तब तक पीछे की नॉलेज भी यूज होगी। ये क्लासिकल मैकेनिक्स के हैं पांचों चैप्टर जो आपने पढ़े हैं। चलिए पूछते हैं, वर्क हुआ है या नहीं हुआ है, बताओ लड़की, वर्क हुआ है नहीं हुआ है? नहीं हुआ वर्क, वर्क जीरो है। आप बताइए। नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ वर्क, नहीं हुआ। बताओ लड़की, क्या ना समझ में आया? वर्क हुआ है या नहीं हुआ, बस इतना बताना है। अब आइए समझ में, बड़ी जल्दी समझती हो। नहीं हुआ है वर्क, हाँ भाई, हुआ है, हुआ है वर्क। आप बताइए, वर्क हुआ है, आप बताइए, हुआ है, आप बताइए। मतलब वर्क हुआ है आप ये कह रहे हैं, और कुछ कह रहे हैं नहीं हुआ है? जो कह रहे हैं हुआ है वो बताएं कैसे हुआ है, क्योंकि जो ये कह रहे हैं नहीं हुआ उनके पास तो है ना लॉजिक, वो कहेंगे भैया सेम डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, आपने कहा था फोर्स सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो उनके पास तो लॉजिक है। मैं समझ गया उनका लॉजिक, जिन्होंने नहीं हुआ है बताया। जो कह रहे हैं हुआ है वो बताओ कैसे हुआ है। हाँ, यहाँ आर नहीं है, यहाँ एफ है। हाँ, एफ बोलो, आर मत बोलो। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हो? मैंने कल भी पढ़ाई है यही चीज। सुन लो, ये फोर्स एंगल पे लग रही है। मैंने कल समझाया था कि बच्चा अगर गाड़ी को एंगल पे चला रहा है, तो गाड़ी क्या एंगल पे चल रही है क्या? गाड़ी कहां जा रही है? आगे भी जा रही है, थोड़ी ऊपर भी उठ रही है। इसका मतलब एंगल पे लगने वाली, सुन लो भाई, अरे बोलो मत अब, बोलो मत।
एंगल पे लगने वाली फोर्स एंगल पे थोड़ी ना मोशन कराती है, वो तो गाड़ी को आगे भी लेके जाएगी और थोड़ा सा ऊपर भी उठाएगी। मतलब एंगल वाली फोर्स दो जगह बढ़ती है। कहां बढ़ती है? दो जगह। मतलब ये वाली फोर्स दो जगह बढ़ी, एक तो इस डायरेक्शन में, इसको क्या कहेंगे? इधर वाली फोर्स को, जिधर थीटा होता है उधर क्या आता है? एफ कॉस। याद रखो जिधर थीटा आएगा उधर कॉस थीटा आ जाएगा। और एक फोर्स किधर लगेगी बताओ इसकी? ऊपर। ये क्या होगा? एफ साइन थीटा। अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर। क्या इधर कोई कंपोनेंट नहीं है फोर्स का? है तो सही। कौन सा? तो वर्क तो हुआ। हाँ ये कह सकते हैं कि जितनी फोर्स थी उससे नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर वाली फोर्स का जीरो है। ऊपर जो फोर्स लगी है उसका वर्क जीरो है। इसका तो है वर्क, तो टोटल वर्क तो जीरो नहीं है ना। अरे बात समझ आ रही है? तो कितना होगा वर्क बताइए? यहाँ पे क्या लिखूं वर्क का फॉर्मूला? बताओ। फोर्स कितनी है? एफ कॉस थीटा, यही तो फोर्स है। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? एस। इनटू करनी है किससे? तो इसको ऐसे लिख लो, एफ एस कॉस थीटा। तो जिन्होंने कहा होगा उन्होंने ये दिमाग चला लिया, और जिन्होंने कहा नहीं होगा वो बस मेरी बात पे टिके रहे, अच्छा डायरेक्शन अलग है तो नहीं होगा। ऐसा नहीं। अपना दिमाग भी लगाओ थोड़ा। नोट करो जल्दी। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये हमारे पास आया, इसी के नीचे नोट करो। हाँ ये वर्क ही तो चल रहा है पूरा, ये भी तो वर्क ही है। मैंने कहा फोर्स जब एंगल पे होगी तो उसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा कॉस थीटा, वो फोर्स बना है, वो मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स देगा। अब ये थीटा तो कुछ भी हो सकता है ना? तो अगर मैं थीटा 90 कर दूं तो फोर्स किधर लगने लगी? तो बताओ वर्क कितना आना चाहिए 90 पे? जीरो आना चाहिए। ऊपर तो ऊपर फोर्स आगे डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क जीरो आना चाहिए। तो बताइए कॉस 90 कितना होता है? कॉस 90, अरे कॉस 90, रुई निकालो इनके कान में से, रुई निकालो, तुम इधर से निकालो, तुम इधर से। रुई निकली, रुई लगी, अरे तुम्हारे में भी है क्या? तुम इनकी निकाल दो। मैं कह रहा हूं कॉस 90 कितना होता है? 3 बार बोल दिया मैंने ये। जीरो होता है। तो वर्क भी कितना है बताइए? जीरो। तो 90 डिग्री पे वर्क जीरो। तो ये जनरल फॉर्मूला है। और अच्छा बताओ, अगर जीरो है कॉस जीरो, मतलब मान लो देखो इधर, मान लो सारी की सारी फोर्स इधर ही लग रही है जैसे यहां लग रही थी, तो इधर एंगल कितना है? यहां एंगल पे फोर्स आई नहीं ना, इधर ही है ना। तो यहां एंगल कितना है? तो फोर्स कितनी आनी चाहिए? एफ इंटू, देखिए कॉस जीरो रखिए यहां, कॉस जीरो कितना होता है? तो क्या फॉर्मूला है? एफ इंटू। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये याद रहे या ना रहे फॉर्मूला, ये याद रहना चाहिए। एफ एस कॉस थीटा, ये ज्यादा जनरल है। बात समझ में आ गई? अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि ये जो मैंने आपको बताया वर्क, सुन लो, अरे सुन लो क्वेश्चन सुन लो तब तो आंसर करोगे। ये जो वर्क है ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? अदिश है या सदिश है? ऑप्शन ए स्केलर, ऑप्शन बी वेक्टर। हाँ मैं तभी तो कह रहा था कुछ ही बच्चे बता पाएंगे जिन्होंने स्केलर वेक्टर पढ़ा है। मैं बता दूं जिन्होंने नहीं पढ़ा, बहुत आसान है। जिनमें दिशा भी बतानी पड़े वो स्केलर, और जिनमें दिशा बताने की जरूरत नहीं है, अरे उल्टा बोल दिया क्या, जिनमें दिशा भी बतानी पड़े वो सदिश, दिशा के साथ बताया जाएगा इसको। और जिनमें दिशा की जरूरत नहीं है तो वो अदिश। जैसे अगर मैं आपसे मास पूछूं, मास, आपका मास कितना है? 50 किलो, दिशा बताओगे क्या? नहीं बताओगे ना। टाइम पूछूं 4 बज गए, दिशा बताओगे क्या? लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे फोर्स लग रही है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो मैं पूछूंगा नहीं किधर लग रही है, ईस्ट में लग रही है, वेस्ट में लग रही है, नॉर्थ लग रही है, तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। लेकिन मास टाइम डिस्टेंस ये कैसी क्वांटिटी है? तो मैंने क्या पूछा, वर्क क्या है, स्केलर है या वेक्टर? बताइए। चलो इधर देखो जरा, मैं सिर्फ जिन्होंने चैप्टर पढ़ा है स्केलर वेक्टर वाला उनसे पूछ रहा हूं ये चीज। वो जैसे ही इसका आंसर करेंगे ना, सबके आंसर बदल जाएंगे। देखो अभी, देखो, या तो सेम रहेंगे सबके आंसर या बदल जाएंगे। देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला सुना दो, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला सुना दो। सुना दो जरा, बस ये दो फॉर्मूले सुना दो बस, आगे मैं बताऊंगा।
हाँ, पहले वाले का ए बी कॉस थीटा, इसका ए बी, बस। एन क्या, एन कैप, ये क्या बताता है? डायरेक्शन। इसमें लगाया क्या एन कैप? इसका मतलब ये खाली क्या बताएगा? नंबर। मतलब ये क्या है? और ये डायरेक्शन भी बताएगा, तो ये पूरा क्या है? हाँ। तो ऊपर वाला फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा स्केलर क्वांटिटी को बताता है। जहां भी ए बी कॉस थीटा लिखा हो समझ जाओ स्केलर है, और जहां ए बी साइन थीटा और एन कैप भी लिखा है तो डायरेक्शन आ गई ना, तो फिर वो क्या है? वेक्टर। अब वर्क का जो फॉर्मूला मैंने लिखा है उसको देखो जरा, क्या फॉर्मूला लिखा है मैंने वर्क का? एफ, ए की जगह क्या है यहाँ पे? एफ है। बी की जगह या साइन है कॉस है? कॉस है। एन कैप है क्या यहाँ पे? नहीं है। तो कॉस ऐसे लगा दो, कुछ भी लगा दो अपने पास से। अगर एन कैप लगता पंडित जी तो यहां साइन आता ऑटोमेटिक, यहां कॉस आना, मैंने क्या समझाया था डॉट प्रोडक्ट का मतलब? एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन, परछाई, शैडो। अगर याद है आपको तो ये आपने शैडो ही तो लिया है, कंपोनेंट ही तो लिया है। इसका मतलब वर्क का फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट दिखाता है, ना कि कॉस थीटा आता है, ना कि भाई ऊपर वाला कंपोनेंट थोड़ी आया है, नीचे वाला ही तो आया है, तो कॉस आया है ना। इसका मतलब वर्क का जो फॉर्मूला है वो डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। इसका मतलब वर्क को बताने में, इसको देखो ऐसे लिख सकता हूं मैं, एफ वेक्टर डॉट, भाई ये देखो ना, ए बी कॉस थीटा को ए वेक्टर बी वेक्टर लिख रखा है ना, तो ऐसे लिख दिया। इसको ओपन करोगे तो ये खुल जाएगा ऊपर वाला। ठीक है, तो ये मुझे बताइए, ये स्केलर है, कहीं डायरेक्शन नहीं है, तो हम बताएंगे वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। लेकिन सुन लो जरा, फोर्स वेक्टर होती है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर होता है, लेकिन जैसे ही उनका हमने क्या किया, डॉट किया, तो हमें क्या मिला? वर्क। और डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या मिलता है? स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क स्केलर। वर्क क्या है? स्केलर। जब भी आप वर्क का आंसर निकालोगे डायरेक्शन नहीं बताएंगे, डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं होती। नोट करो। अब थोड़ी सी यूनिट की बात कर लेते हैं। वर्क स्केलर तो है, लेकिन इसको नापा तो जाएगा किसी चीज में। भाई लंबाई भी स्केलर होती है, लेकिन मीटर किलोमीटर में नापते तो हो, तो यूनिट तो होगी। क्या होगी? यूनिट। अरे क्या होगी ये नहीं पूछ रहा हूं मैं, होगी क्यों कह रहा हूं। तो बताइए यूनिट क्या होगी इसकी? तुम्हें कैसे पता जूल? फॉर्मूले से निकालो। वर्क का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही है। शॉर्ट में ऐसे याद रखो। और इसको ओपन करोगे तो क्या खुलेगा? एफ एस कॉस थीटा। थीटा क्या है? फोर्स का एंगल। जीरो भी हो सकता है, 90 भी, 180 भी, वो अभी मैं बताऊंगा। तो यहां से यूनिट क्या आ रही है? फोर्स की क्या होती है बताइए? फोर्स की यूनिट, फोर्स को किस में नापते हैं? न्यूटन में। और डिस्प्लेसमेंट को किस में नापते हैं? डिस्प्लेसमेंट को मीटर में। तो फिर शॉर्ट में अगर मैं लिखूं यूनिट तो क्या आ रही है? न्यूटन का एन और मीटर का न्यूटन मीटर। नोट करो जल्दी। तो वर्क की यूनिट होगी न्यूटन मीटर। अब देखो यूनिट तो न्यूटन मीटर होती है, लेकिन यूज नहीं करते इसका हम। क्या यूज करेंगे समझ लो। एक न्यूटन मीटर को हम बोलते हैं एक जूल। क्या बोलते हैं हम? एक न्यूटन मीटर किसके बराबर होगा? एक जूल के। तो जैसे अगर आपका वर्क आया 50 न्यूटन मीटर, तो उसको तुम क्या कह दोगे? 50 जूल। तो वर्क की यूनिट जूल याद रखो। ठीक है, नोट करो जल्दी इसको। तो नोट करो। तो दो यूनिट बता दी मैंने वर्क की, कौन कौन सी? दो बता दी, एक कौन सी और एक कौन सी? न्यूमेरिकल में तो यहां तक ही हम यूज करेंगे बस। ठीक है, ज्यादातर यूनिट हम क्या लिख देंगे? जूल। लेकिन एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाएगी एक और यूनिट इसकी, वर्क की एक और यूनिट होती है, क्योंकि फोर्स की एक और यूनिट होती है। बताइए, फोर्स की एक यूनिट तो होती है न्यूटन। ये जो न्यूटन मैंने आपने जो बताया ना न्यूटन मीटर,
ये MKS सिस्टम में है। कौन से सिस्टम में है? मीटर किलोग्राम सेकंड वाले सिस्टम में यूनिट है ये। चैप्टर 1 में मैंने पढ़ाया है यूनिट सिस्टम। MKS सिस्टम होता है, CGS सिस्टम होता है, SI सिस्टम होता है। तो ये कौन से सिस्टम में लिखी हुई है? आपसे CGS सिस्टम में पूछा जाएगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाले सिस्टम में। ऐसा समझो कि एक दूसरी यूनिट भी है। बताइए फोर्स की दूसरी यूनिट क्या है न्यूटन के अलावा? न्यूटन के अलावा फोर्स की दूसरी यूनिट क्या है? डायन। डायन नहीं, डायन में या है और मैं बोल रहा हूं डाइन। हाँ डाइन। हाँ देखो ऐसे, डाइन मतलब DYNE, ये है डाइन। ठीक है। हाँ तो डायन मत कह देना इसको। तो फोर्स की एक यूनिट ये भी होती है। देखो जैसे एक यूनिट न्यूटन होती है, एक क्या होती है? डाइन। ना कि डाइन। और मीटर होती है एक यूनिट, मीटर। इसकी CGS क्या होगी बताओ? सेंटीमीटर, है ना? तो और कौन सी होती है बताओ? क्या होती है? एमस्ट्रॉन्ग। एंगस्ट्रॉन्ग होता है वो तो लेंथ की होती है। ये वाला कह रहा हूँ क्या एंगस्ट्रॉन्ग ऐसे करके? है, ये तो लेंथ की यूनिट है, फोर्स की नहीं है। फोर्स की दो, ये न्यूटन और डाइन। एक और है फिर वो, उसमें आ जाती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, वो अलग है। चलो यार देखो, मीटर की क्या हो गई हमारी? सेंटीमीटर। ये आपने कौन से सिस्टम में यूनिट लिखी है? CGS। सही है। तो डाइन इंटू सेंटीमीटर। अब सुन लो, जैसे न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं, ऐसे ही डाइन सेंटीमीटर को भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? एक डाइन सेंटीमीटर बराबर होगा किसके? जैसे एक न्यूटन मीटर एक जूल के बराबर होता है, ऐसे ही एक डाइन सेंटीमीटर एक अर्ग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एक अर्ग के। अर्ग। तो वर्क की छोटी यूनिट है क्या? अर्ग। और बड़ी यूनिट है क्या? नोट कर लो। नोट करो भाई। चार यूनिट कौन कौन सी बता दी मैंने, बताइए जरा। पहली यूनिट, दूसरी, अब CGS पे आ जाओ। पहली यूनिट डाइन सेंटीमीटर, और दूसरी, तो एक दो तीन चार यूनिट हो गई नहीं हो गई? बस ये चार याद रखनी है। सही है। और एक चीज और याद रखनी है, कभी कभी ये यूनिट ना पूछकर इन दोनों में संबंध पूछा जाएगा। मैंने अभी क्या बताया? अर्ग कैसी यूनिट है? छोटी। और जूल कैसी यूनिट है? बड़ी। जैसे मीटर कैसी यूनिट है? सेंटीमीटर के कंपेयर में मीटर कैसी है? बड़ी। और सेंटीमीटर कैसी है? तो इनमें संबंध पता है नहीं पता है तुम्हें? जैसे अगर मैं पूछूं एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो होते हैं, फट बता दोगे एकदम से? बता दोगे? ऐसे ही अगर मैं पूछूं, बड़ी है ना, एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो बताइए। नहीं पता ना? तो वो भी हम ड्राइव कर लेते हैं, एक जूल में कितने अर्ग होते हैं। वो भी याद रखना है आपको। जैसे ये याद है ऐसे ही उसको याद रख लेना। सही है, समझ गया? यहाँ तक मिटा दूं सारा। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक जूल में पता कर रहा हूं कितने अर्ग है। ठीक। हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूं, समझ गया ना? मैं जूल में और अर्ग में बैटल करा रहा हूं। जूल वर्सेस अर्ग। मुझे पता करना है कि एक जूल में कितने अर्ग है। सही है। तो चलो देखते हैं। इधर बताओ जरा, एक जूल किसके बराबर होता है? चलो पूरे लिख देता हूं। एक जूल किसके बराबर होता है? एक न्यूटन मीटर के। एक न्यूटन इंटू मीटर के। अरे ये यही तो लिखा था अभी पीछे। एक जूल बराबर होता है एक न्यूटन इंटू मीटर के। अब इधर देखो जरा, इधर देखते रहो बोर्ड पे ध्यान से। एक जूल, एक न्यूटन एक ही मीटर है तो है, एक न्यूटन और एक ही क्या होगा? तो एक न्यूटन इंटू एक मीटर, ऐसे लिख देता हूं। पूरा मान के क्या कोई लिख सकता है ना? एक न्यूटन मीटर मतलब एक न्यूटन है और एक ही क्या है? मीटर है। अरे सही है यहां तक? ठीक। अब इधर देखो, अब आपको ये बात याद रखनी है,
तो लो कि 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होती हैं। कितनी डाइन होती हैं? 1 लाख डाइन होती हैं 1 न्यूटन। 1 लाख ही तो हुआ है 10 की पावर 5। 1 लाख ही तो हुआ। तो पंडित जी समझ रहे हो? 1 लाख डाइन है किसमें? 1 न्यूटन में। ठीक है। तो यहां पे बताइए न्यूटन की जगह 1 न्यूटन की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? हाँ, 10 की पावर 5 डाइन। सही है। और बताइए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 को 10 की पावर 2 लिख दूं ना, और ये क्या बन जाएगा? सेंटी। यहां तक ठीक है। अब बताइए मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है? तो 1 जूल किसके बराबर आया है बताइए? 10 की पावर 7 डाइन इंटू। अब मुझे बताओ, डाइन इंटू सेंटीमीटर को ही तो मैं अर्ग कहता हूं। चेक करो पीछे, एक डाइन इंटू सेंटीमीटर ही तो अर्ग है। तो मैं 10 की पावर 7 और डाइन सेंटीमीटर की जगह क्या लिख देता हूं? तो बताइए 1 जूल में कितने अर्ग हैं? 10 लाख हो गए ना? 1 करोड़ हो गए, सॉरी। 1 करोड़ अर्ग होते हैं 1 जूल में। तो बड़ा कौन हुआ? जूल बड़ा है, अर्ग बड़ा है? कौन बड़ा है दोनों में? कैसे? 10 लाख नहीं, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़। हाँ, 1 करोड़ अर्ग आएंगे ना, तब वो किसके बराबर होंगे? तो 1 जूल बहुत बड़ा है ना? नोट कर लो। और ये रिलेशन डायरेक्ट याद होना चाहिए, चाहे डेरिवेशन आपसे करना आए या ना आए, ये डायरेक्ट याद रख लेना। फिर से एक क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। मैंने जो एग्जांपल दिया था आपको अभी वर्क का, सुन लो जरा। कि एक कुली है, ये मान लेते हैं कुली है, ये बहुत देर तक खटक रहा है भाई। ये मान लेते हैं कुली है, और ये कुली बैग उठा के लेके जा रहा है। हाँ, मैं अभी अब जस्ट अभी बता रहा हूँ। सही है। ठीक। बताइए, ये किधर जा रहा है? कुली मान लेते हैं इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। सही है। ये कौन है? मैं लिख देता हूं ताकि तुम गलत ना समझो। कुली। सही है, इस पे लिख, चलो जो भी है सही है। ये कुली है। अब ये आगे जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं वर्क कितना हुआ भाई? वर्क बताइए। आपने कहा 0। गलत। हाँ, बिल्कुल ऊपर रखा है। नहीं, नीचे से नहीं उठा है। उठाते पे जब चल रहा है तब वर्क पूछ रहा है। जब कुली बैग लेके चल रहा है, मैंने पूछा वर्क कितना है, आपने कहा 0। तो पहली बात तो मेरा क्वेश्चन ही गलत है मेरा। हाँ, मेरा क्वेश्चन गलत है। क्यों गलत है बताओ? मेरा क्वेश्चन इसलिए गलत है, ध्यान से सुनना अब मैं जो बोल रहा हूं। क्योंकि मैंने तुमसे यही नहीं कहा कि किस फोर्स का वर्क पूछा है आपसे। भाई वर्क भी, वर्क जो होगा वो किसी फोर्स का ही तो होगा। कहां गया फॉर्मूला? W बराबर F डॉट। अगर मैं क्वेश्चन ये पूछूं कि कुली का वर्क कितना है और आप कह रहे हो 0, इसका मतलब क्वेश्चन तो गलत है ही है, आंसर भी गलत है। जब क्वेश्चन गलत है तो आंसर भी गलत। मैं जब तक ये ना कहूं कि किस फोर्स का वर्क मैं पूछ रहा हूं, तब तक आप वर्क नहीं बता सकते। अधूरा क्वेश्चन है। क्योंकि कितनी फोर्स लग रही है यहां पे बताइए? जब कुली ऐसे बैग लेके आगे चल रहा है, कौन कौन सी फोर्स लग रही है? एक तो फोर्स लगी ग्रेविटेशनल mg, बिल्कुल सही बात है। बस यही लग रही है क्या? एक ही? चलो ठीक है, वो भी ऊपर लग गई। और बताओ, और बताओ। बस। हाँ, तो और कौन सी फोर्स लग रही है बताइए? एक्शन रिएक्शन तो हो गया, ये एक्शन ये रिएक्शन ऊपर हो गया। चल कैसे रहा है आगे की तरफ?
क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लग रही है पीछे, तभी तो चल पाएंगे। बिना फ्रिक्शन के चल लोगे तुम? तुम्हें बिल्कुल एक बर्फ की सिल्ली हो, बिल्कुल स्मूथ, उस पर चलाया जाए, चलिए। अरे रुकती है तो चलाने में भी तो हेल्प करती है फ्रिक्शन। या ये चलेगा तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ये बताओ, बस मैं वही पूछ रहा हूं। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? अगर ये आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? अपोजिट लगेगा। अब बताओ, दो फोर्स होगा ही नहीं, एक तो ग्रेविटेशनल नीचे की तरफ, एक फ्रिक्शन इधर की तरफ। मैंने पूछा वर्क बताओ। अब एक फोर्स का तो वर्क जीरो है और एक का जीरो नहीं है, बताइए किसका जीरो है? एम जी का वर्क जीरो है, क्यों है? नॉर्मल रिएक्शन कहां से आ गई? एम एम जी फोर्स किधर लग रही है? नीचे है। इधर देखो एफबीडी बना देता हूं, सुन लो जरा। एफबीडी बना रहा है, फोर्स का डायग्राम। इधर तो है डिस्प्लेसमेंट, इधर है क्या, और इधर है क्या? ये है केस इसका। मैं कह रहा हूं इसका ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क तो जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना है? तो वर्क अगर निकालूंगा तो क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? एफ एस कॉस 90। ये एम जी का वर्क है, सुन लो भाई, एम जी का वर्क है। तो एफ एस कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है? तो एम जी का वर्क कितना आया? यही बता रहे थे आप, जब मैं कह रहा था कि कुली बैग लेके जा रहा तो वर्क क्यों नहीं हुआ उसका? तो वर्क इसलिए नहीं हुआ, देखो सौरभ, एम जी का तो नहीं हुआ वर्क, लेकिन फ्रिक्शन का भी जीरो आएगा, फ्रिक्शन का भी वर्क जीरो आएगा। फ्रिक्शन किधर है? पीछे। डिस्प्लेसमेंट किधर है? आगे। कितना एंगल है? कितना एंगल है? जीरो एंगल है ये। इधर डिस्प्लेसमेंट है, इधर फ्रिक्शन है, कितना एंगल है? 180 एंगल है। निकालना फ्रिक्शन का वर्क। वर्क ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू, फॉर्मूला तो यही लगेगा, फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? एस, और कॉस कितना एंगल? कॉस 180 जीरो होता है क्या? -1 होता है, जीरो थोड़ी होता है। कॉस 180 -1 होता है। तो बताइए फ्रिक्शन का वर्क जीरो है? नहीं है। कैसा है? निगेटिव। इसका मतलब वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और निगेटिव भी हो सकता है। डिपेंड करेगा किस फोर्स का वर्क पूछा है। जब मैंने कहा था कुली का वर्क बताओ, आपने कहा जीरो, तो वो क्वेश्चन गलत था। आपको ये कहना है मुझसे कि भैया कुली का वर्क किस फोर्स से बताना है? फ्रिक्शन से बताना है, ग्रेविटी से बताना है, कौन सी फोर्स से बताना है? तो ग्रेविटेशनल से जीरो है क्योंकि एंगल 90 है, और फ्रिक्शन से निगेटिव है वर्क। बात समझ आ रही है? जीरो नहीं। इसको मत नोट करो, इसको कल नोट कराऊंगा, इसको कल नोट कराऊंगा, केस बनवा के, केस 1, केस 2, केस 3 ऐसे करो। चलो।